सभी प्यारे छात्रों का कक्षा 10वीं गणित में स्वागत है। और आज हम प्रश्नावली 2.2 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं। इसके पहले हमने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न था इसी का प्रश्नावली 2.2 का वो हल किया है, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। ये वाला क्वेश्चन था 4u वर्ग धन 8u। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए या फिर यूट्यूब पे सर्च कीजिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग, तो आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप क्लास 10th की मैथ्स जो है उसकी प्लेलिस्ट पर जाएंगे और सारे वीडियोस क्रम अनुसार आप देख पाओगे। आज हम जो प्रश्न हल करने वाले हैं ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। टी वर्ग -15, और ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, चाहे आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो, या फिर प्री बोर्ड हो या वार्षिक हो। इन चारों परीक्षाओं में आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये आईएमपी क्यों है और इसको कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये आईएमपी क्यों है। नॉर्मली ये हम देखते हैं कि हमें एक द्विघात बहुपद दिया रहेगा जिसमें हमें 3 पद दिए रहते हैं, 1 2 3। लेकिन इन दोनों सवालों में हमें 2 पद दिए गए हैं, 1 और 1 2। इसमें भी देखो आप 5वें सवाल में, तो आपको यहाँ पे 2 पद दिए गए हैं, 1 और 1 2। तो 2 पदों को कैसे तोड़ना है, क्या इसमें से कॉमन लेना है ताकि हमें शून्यक मिले, ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो शुरू के 4 सवाल कर लेते हैं लेकिन आगे के सवाल नहीं कर पाते और वही एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि चौथा और 5वां सवाल कम से कम इनके तो दुगनी रफ्तार से करना है और इनका रिवीजन भी 2 बार करना है। अब वो कैसे दुगनी रफ्तार से आप कर पाओगे उसके लिए आपको सॉल्यूशन देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए मैं आपको 5वां सवाल हल करना सिखाता हूँ। सबसे पहले टी वर्ग माइनस जो 15 हमें दिया गया है इसको हम अलग से लिख लेते हैं। अब इस सवाल में हमें करना क्या है, देखो क्वेश्चन देख के पता चलता है कि हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है क्योंकि इसमें अधिकतम 2 की घात है और इसके हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। और जब शून्यक ज्ञात हो जाएं तो शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो कैसे जांच होती है उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख के रखा है जो कि आपकी बुक में भी दिया गया है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और मैंने आपको बोला था कि इसको फेयर रजिस्टर में अपना लिख लो, क्योंकि जितना अच्छा आपका फेयर रजिस्टर होगा रिवीजन भी उतना तगड़ा होगा और मैथ्स में आपके जेन्युइन अंक आएंगे। मैं किसी भी प्रकार से आपको भ्रमित नहीं करना चाहता। मैं इसलिए लाइव क्लासेस भी नहीं लेता हूँ मैथ्स की, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है बच्चों का और मैं चाहता हूँ कि उनको रियल हेल्प हो पाए ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में उसके वास्तव में अच्छे अंक आ पाएँ। तो चलिए फिर इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो आप भी इसको अलग से लिख लेना और एक फेयर रजिस्टर ज़रूर बनाना जिसमें प्लेलिस्ट से देख देख के आप सारे वीडियोस कवर करना। तो इसमें सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा कि हम शून्यक को ज्ञात करें। तो सवाल को हल करना भी एक अच्छी कला है कि कैसे हल करते हैं। ऐसे तो कोई भी सवाल हल कर देता है लेकिन हल करने का एक तरीका होता है, एक सुनिश्चित तरीका, स्टेप बाय स्टेप। तभी बोर्ड एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे अंक गणित में देता है और आप गणित में 100 में से 100 भी ला सकते हो। मेरे पढ़ाई स्टूडेंट्स गणित में 100 में से 100 लाते हैं और आप भी कैसे ला पाओगे उसके लिए आपको तरीका देखना होगा। सबसे पहले आप लिखोगे हल और आपको ये एक द्विघात बहुपद दिया गया है, तो आप यहाँ पे लिखोगे दिया गया द्विघात बहुपद और जो बहुपद आपको दिया गया है वो आप नीचे लिख लोगे। अब वैसे तो बोला जाए तो आपने कुछ अलग से नहीं किया है, लेकिन इतना लिखने से एग्जामिनर को एक मैसेज जाता है कि आप हर चीज़ साफ सफाई से करते हो और आप एक सुलझे हुए व्यक्ति हो, आप सुलझे हुए बच्चे हो, एक एक स्टेप अच्छे से कर रहे हो। इससे आपको ज़्यादा अंक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप लिखोगे, तो इसलिए मैं हर एक सवाल हल करवा रहा हूँ उदाहरण के साथ में, ताकि आप हर सवाल को देखो कि कैसे हल करना होता है एग्ज़ाम में। अब ये आपने लिख लिया। अब अगर इसमें 3 पद होते जैसे हमारे पहले के सवालों में थे, ये देखो ये भी एक द्विघात बहुपद है लेकिन इसमें 1 2 और 3 पद हैं। तो 3 पद को तोड़ने के लिए हम क्या मेथड यूज़ करते थे, हम कहते थे कि आखिरी वाली संख्या का गुणा पहली वाली संख्या में करो जो आए। तो 8 एकम 8 आता था,
तो ऐसी संख्याएं खोजो जिनका जिनका गुणा 8 होता हो। ऐसा करते थे ना। लेकिन उसके लिए कितने पद चाहिए? 3 पद। क्या अभी 3 पद है? नहीं। तो फिर भी हमें गुणनखंड तो निकालने हैं, हमें शून्यक तो निकालने हैं। तो इसके लिए आप एक चीज का दिमाग लगाओगे, एक लॉजिक लगाओगे। अब वो लॉजिक क्या है वो यहाँ पे रफ में समझ लो। आप यहाँ पे दिमाग लगाओगे कि एक सर्वसमीका होती है a वर्ग माइनस b वर्ग, और इसका जो आंसर होता है वो होता है एक बार कोष्टक में a प्लस बी और एक बार कोष्टक में a माइनस बी, इस तरीके से। तो ये दो कोष्टक हमें मिल जाएंगे। और जो हम यहाँ पे 3 बहुपद हमें दिए रहते थे, 3 पद वाले बहुपद, उसको जब हम हल करते थे संख्याएं तोड़ने के बाद, तो उसमें भी हमें 2 कोष्टक एंड में मिलते थे। और यहाँ पे हमें डायरेक्ट 2 कोष्टक मिल रहे हैं। और ये लॉजिक कब आपको दिमाग में लगाना है या कब आपके दिमाग में आना चाहिए? जब आपको एक संख्या के ऊपर वर्ग दिख रहा हो। यहाँ पे देखो, तो आपने ये दिमाग लगाया कि यार एक संख्या के ऊपर वर्ग है और इसके ऊपर भी अगर हम वर्ग लगा दें तो a वर्ग माइनस b वर्ग हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक संख्या के ऊपर वर्ग है, अगर आप दूसरी संख्या के ऊपर भी वर्ग लगा दोगे तो a वर्ग माइनस b वर्ग हो जाएगा। तो आपने क्या किया? t वर्ग तो लिखा था, आपने 15 के ऊपर भी वर्ग लगा दिया। तो इससे आपने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी? आपने 15 के ऊपर वर्ग लगा दिया जिसका उत्तर होता है 225। इसका मतलब है कि आपने टी वर्ग माइनस 225 कर दिया, जो कि सवाल ही चेंज कर दिया आपने। सवाल में यहाँ पे 15 होने चाहिए और यहाँ पे आपने 225 कर दिए। तो अपने मन से आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि जब तक दोनों पे वर्ग नहीं होगा, जब तक दोनों पे वर्ग नहीं होगा तब तक ये प्लस और माइनस वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो फिर आपने एक लॉजिक लगाया कि यार हम ऐसा कैसे करें कि वर्ग भी लग जाए और 15 भी लिखा रहे। तो फिर आपके दिमाग में ये आएगा कि अगर हम करणी 15 के ऊपर वर्ग लगाएंगे तो ये 15 ही लिखा रहेगा। कैसे? क्योंकि करणी 15 का गुणा, अगर ये वर्ग का मतलब होगा इसे 2 बार लिखो गुणा में, तो करणी 15 को अगर हम 2 बार गुणा में लिखेंगे तो जब समान संख्या गुणा में 2 बार होती है तो वो संख्या बाहर आ जाती है। यानी कि करणी 15 गुणित करणी 15 से 15 बाहर आएगा। तो करणी 15 के ऊपर वर्ग हम लगा सकते हैं क्योंकि उसका मतलब तो 15 ही होता है। तो इससे क्या होगा कि दोनों संख्याओं पे वर्ग लग जाएगा। तो यही लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया और हमने किया कि टी वर्ग तो लिखा रहने दो, लेकिन इस 15 को हमने ऐसा लिख दिया करणी 15 के ऊपर वर्ग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि करणी 15 के ऊपर वर्ग भी लग गया, मतलब दोनों पे वर्ग भी लग गया। और करणी 15 का वर्ग 15 ही होता है, तो ये चेंज भी नहीं हुआ, ये 225 नहीं हुआ इस बार, क्योंकि करणी लगी हुई है। अब a वर्ग ऋण b वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखो, a वर्ग ऋण b वर्ग को हम लिख सकते हैं a धन b और a ऋण b। तो हमने a और b क्या है? t और 15, करणी 15। तो हमने क्या किया? एक बार धन में लिखा, तो इस बार होगा t प्लस करणी 15 और अगले कोष्टक में होगा t माइनस करणी 15। ये देखो, क्योंकि यहाँ पे जो b का मान है वो करणी 15 होगा, क्योंकि करणी 15 के ऊपर वर्ग है। जैसे b के ऊपर वर्ग है वैसे b का मान कितना है? करणी 15 के ऊपर वर्ग है। तो एक बार होगा t प्लस करणी 15 और एक बार होगा t माइनस करणी 15। इस तरीके से 2 कोष्टक आपको मिलेंगे। तो ये हमें 2 गुणनखंड मिल जाएंगे। अब दोनों के बराबर 0 करेंगे तो इम्प्लाई जेड लगाएंगे। अभी तो बराबर ही चल रहा था, लेकिन अब इम्प्लाई जेड लगेगा। अब इसके बराबर 0 कर लेते हैं और इसके बराबर 0 कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि t प्लस करणी 15 बराबर 0, या यहाँ पे लिखेंगे हम t माइनस करणी 15 बराबर 0। अब अगले स्टेप में ये जो t के साथ में करणी 15 प्लस में है, इसका पक्षांतर कर लो तो माइनस में हो जाएगा। तो t बराबर माइनस करणी 15। इसी तरीके से इसका भी पक्षांतर कर दो, माइनस करणी 15 का इस तरफ, तो प्लस में हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो बराबर आ जाएगा t के बाद। और ये जो माइनस का करणी 15 है ये इस तरफ आ जाएगा, तो प्लस का करणी 15 हो गया। तो प्लस लगाना जरूरी नहीं है, करणी 15 बस लिख देना। तो एक आ गया t बराबर माइनस करणी 15, एक आ गया t बराबर करणी 15। तो ये 2 शून्यक हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अभीष्ट शून्यक
माइनस करनी 15 और 15 है, करनी 15 है। अब हमें करना है इसकी जांच। ठीक है, ये तो हो गया शून्यक। तो शून्यक कैसे ज्ञात किया है आप देख सकते हो। अब हमें इसकी जांच करनी है तो हम हेडिंग लगाएंगे जांच। तो जांच के लिए हमने ये फॉर्मूले लिखे हैं बुक से और यही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरीके से। और देखो यहाँ पे सतर्क रहना, यहाँ पे x और x वर्ग लिखा है लेकिन तुम्हारा सवाल t में है तो इसको चेंज कर लेना। देखो कैसे, माइनस टी का गुणांक बटे टी वर्ग का गुणांक। देखो ऐसे लिखोगे, माइनस टी का गुणांक बटे टी वर्ग का गुणांक। ठीक है, बन जाएगा ना। अब शून्यकों का योग बताओ क्या क्या है। पहले है इन दोनों को जोड़ना है, तो माइनस करनी 15 को जोड़ दो करनी 15 के साथ में, और बराबर ये ज्यों का त्यों हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ध्यान देना यहाँ पे कि ये देखो, ये प्लस का करनी 15 और माइनस का करनी का 15 कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो 0। और 0 के बटे हम क्या लिख सकते हैं 1, और इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो t का गुणांक, ये माइनस उस तरफ भी पहुँचा दो तो 0 है ना आगे, तो माइनस का 0 हो चाहे प्लस का 0 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो t का गुणांक कितना 0। तो बिल्कुल सही बात है, जो हमारा बहुपद है वो है टी वर्ग माइनस 15। यहाँ पे कोई टी नहीं है, टी वर्ग है सीधा और एक अचर पद है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि टी का गुणांक है ही नहीं, तो 0 ही बताएगा ना। तो टी का गुणांक कितना है 0, जो कि सत्य है। टी वर्ग का गुणांक कितना है, टी वर्ग के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 माना जा सकता है, तो टी वर्ग का गुणांक 1 दिखा रहा है जो कि सत्य है। तो दोनों के लिए आप डायरेक्ट लिखोगे जो कि सत्य है। तो इस तरीके से आप लिख देना जो कि सत्य है। अब हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है अचर पद। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अचर पद, और बटे नीचे क्या आएगा पता है, एक्स वर्ग का गुणांक था उसकी जगह पे आएगा टी वर्ग का गुणांक। चलिए अब हम चेक करते हैं शून्य कौन कौन से थे। एक था माइनस का करनी 15, गुणित गुणा करना है क्योंकि एक था प्लस का करनी 15, और बटे में कुछ नहीं है तो एक कर सकते हैं, और यहाँ पे ये ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो ये इस तरीके से लिख दिया। अब देखो करनी 15 का करनी 15 में करोगे तो 15 बाहर आएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि प्लस का बाहर आएगा कि माइनस का। तो देखो इसके आगे प्लस लगा है और ये माइनस लगा है, तो प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह हो गए, तो असमान चिन्हों का माइनस आता है, तो माइनस का 15 आ जाएगा बटे 1, और ये ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो इससे पता चलता है कि जो अचर पद होगा वो -15 होगा, और बिल्कुल सही है क्योंकि जो हमें सवाल दिया गया था उसमें ये अचर पद ही तो है जिसमें कोई टी नहीं लगा है। अचर पद है जो कि -15 है, बिल्कुल सही है। और जो टी वर्ग का गुणांक है वो 1 है, तो टी वर्ग का गुणांक 1 ही है, आप देख सकते हो। तो बस इस तरीके से आप लिख देना जो कि सत्य है। तो इस तरीके से आप इसको हल कर पाओगे। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये देखो यहाँ पे। इसके बाद ये यहाँ पे, और फिर यहाँ पे सारे प्रश्नों को अच्छे से हल करते जाना। और वीडियोस देखना है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट शो हो रही होगी एंड स्क्रीन में, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे या फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे चैनल का नाम जो कि है फ्री ऑनलाइन कोचिंग। तो कक्षा 10वीं में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस चैनल से, क्योंकि मैंने खुद इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट देने के लिए दिन रात एक किया है। तो आप लोगों का कर्तव्य है कि आप मुझे सपोर्ट करें और बाकी बच्चों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि यूट्यूब पर रियल एजुकेशन की काफ़ी कमी है। बच्चों को बहकाया जाता है जिससे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं होती, तो कई प्रकार से आपका टाइम पास किया जा रहा है। लेकिन आपको सतर्क रहना है और अपने टाइम की वैल्यू समझनी है। इसलिए और भी बच्चों को आप बताएं, सही तरीके से पढ़ें, ताकि आपके स्कूल टीचर में और आपका होमवर्क भी सही हो और आपके त्रैमासिक से लेके बोर्ड एग्ज़ाम तक बहुत अच्छे जाएं, टेस्ट भी आपके अच्छे जाएं। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका टाइम बचेगा। तो फालतू के लाइव सेशन बिल्कुल भी मत लेना जिसमें आपका टाइम बर्बाद होता हो, वही लाइव लेना जिसमें आपका टाइम सेव होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन के साथ आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आप इसको हल ज़रूर कर लेना, और अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको करवा दूँगा। थैंक यू।